तो बेगूसराय वाला क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। उम्मीद करते हैं लास्ट क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और आज हम सेकंड क्लास लेने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड। हिंदी पेडागोगी का सेकंड क्लास आज हम लेने वाले हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं। आपको लास्ट टाइम हमने पढ़ाए थे तत्सम तद्भव के बारे में कि तद्भव दिया हुआ है, तत्सम उसका कैसे निकालते, कैसे उसको पहचानते हैं। आगे हम चलते हैं। आज हम देशज और विदेशज शब्द के बारे में बात करेंगे। आज पहला टॉपिक हम बात करेंगे देशज और विदेशज शब्द के बारे में। हालांकि आपको यहाँ से ये क्लियर दिख रहा है, ये देशज और विदेशज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बातें हैं। जैसे हम देशज शब्द पे आते हैं, ये देशज, तो ये देशज को हम अगर थोड़ा सा यहाँ पे देशज को अगर देखिए जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, देश प्लस जौ। देश में अगर जौ लगा देते हैं तो देशज। देखिए देशज शब्द और विदेशज शब्द से मतलब शब्द जो है एक शब्द से ही भाषा बनते हैं, वाक्य बनते हैं, जिसको शब्दों के तालमेल को ही मिला जुला के जो बनते हैं वही भाषा बनता है। अब देशज कहने का मतलब जहाँ हम रहते हैं। अब हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हमारी मदर टंग हिंदी है। अब हमारी अगर हिंदी है तो यही हिंदी ही हमारा देशज लैंग्वेज हो गया, यही मेरा मदर टंग हो गया। और जिस देश में आप जन्म लेते हैं, मान लिया जाए कि आप मेरा जन्म इंडिया में हुआ, तो हमारे लिए इंडिया का जो भाषा है यही हमारा देशज भाषा कहलाएगा। देशज शब्द जो भी हम शब्द बोलते हैं अपने हिंदी में, मातृभाषा में जो हम बोलते हैं, यही हमारा बोला गया शब्द सब देशज शब्द है। जैसे लकड़ी, खिड़की, लुटिया, डिबिया, जूता, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब हमारा देश है। अब देखिए वहीं पे हम आ जाते हैं विदेशज में सिर्फ, और ये विदेश में प्लस जौ अगर लगा देते हैं तो ये विदेशज हो जाते हैं। यानी वैसी भाषा जहाँ पे हमने जन्म ना लिया हो, जहाँ पे मेरा जन्म ना हुआ हो, जो किसी दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं। जैसे कि उदाहरण में अगर हम ले लेते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, कोई अमेरिका से आता है, कोई इंग्लैंड से आता है, कोई फ्रांस से आता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो वो जो दूसरे देश से हमारे देश में जो आते हैं और उसकी जो मदर टंग है, वो अपनी मदर टंग जो यहाँ पे बोलते हैं, तो वो भाषा इंडिया वालों के लिए विदेशज शब्द कहलाते हैं। वही विदेशज लैंग्वेज हो जाते हैं, वही फॉरेन लैंग्वेज भी उसको कहते हैं। तो विदेशी शब्द विदेशज कहने का मतलब दूसरे देश से जो भाषा आते हैं, जो शब्द आते हैं, जो जहाँ पे जो कहने का मतलब हम इंडिया में हैं, कोई दूसरे कंट्री से आते हैं, वो जो शब्द बोलते हैं वही विदेशज शब्द हैं। विदेशज शब्द में अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में देखिए अरबी, फारसी, अंग्रेजी सभी भाषाएं मिली जुली है। अब देखिए अरबी से जो शब्द आया है, कुर्सी, जलसा, तमाम, ख्याल, जवाब, तकदीर, ये सब अरबी शब्द हैं। वहीं फारसी शब्द अगर देखते हैं तो आबरू, आमदनी, आतिशबाजी, ये सब फारसी शब्द हैं। अंग्रेजी अगर देखें तो अपील, कोर्ट, टैक्स, पुलिस, ये सब जो शब्द हम बोलते हैं ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। वहीं पे तुर्की शब्द देखिए भी इंडिया में बोलते हैं। उर्दू, कैंची, बहादुर, चाकू, कुर्ता, ताश, ये सब। और सबसे ज़्यादा फेमस बोलने वाले तुर्की शब्द हमारे यहाँ दरोगा, जो हर मोहल्ला में हर घरे घर बोलता है। वहीं पे पश्तो का देश से अगर देखा है, पश्तो शब्द को देखा जाता है, जैसे पठान, गुंडा, पटाखा, ये सब पश्तो। पुर्तगाली शब्द अगर देखते हैं तो अनानास, स्त्री, अलमीरा, इस्पात, आल्पीन, कमीज, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। अब रचना के आधार पे अगर हम देखते हैं तो रचना के आधार पे हमारे भाषा को 3 प्रकार में बांटा गया।
भाषा को 3 प्रकार में बांटा गया। भाषा का प्रकार रचना के आधार पर, रचना के आधार पर इसको 3 भाषा में बांटा गया। पहला रूट, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूट। पहला देखिए ये रूट भाषा, सॉरी ये रूट, दूसरा यौगिक, और तीसरा योग रूट। योग रूट ये रचना के आधार पर भाषा को 3 भागों में बांटा गया। 3 प्रकार के होते हैं। अब रूट देखिए, रूट वे शब्द हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, जैसे नाक, जल, आग। ये कहीं ना कहीं देखिए ये खंडन नहीं है और परंपरा से अनुसार कहीं ना कहीं से ही चलते हुए आ रहे हैं, जो जुड़ा हुआ है। जल, आग सब देखिए कहीं ना कहीं से है। वहीं पे देखिए यौगिक, वो शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब इसमें देखिए उदाहरण में अगर हम पाठशाला लिखते हैं, पाठशाला, इसमें देखिए पाठ प्लस शाला, यही लिखते हैं। पाठशाला को पाठ प्लस शाला, वहीं विज्ञान को बीज और ज्ञान, राजपुत्र को राजा का पुत्र। वहीं पे योग रूढ़, इस योग रूढ़ शब्द पर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए कहता है वे शब्द जो यौगिक तो है होते हैं, जो यौगिक शब्द तो होते हैं, परंतु जिसका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ये सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ का प्रकटीकरण करते हैं, जैसे लंबोदर, जलज, चौपाई। ये सब शब्द देखिए योग रूढ़ में आते हैं। आगे हम चलते हैं संधि। ये संधि, संधि के बारे में पढ़े होंगे, ज़्यादा पढ़ना है नहीं इसमें। बेसिकली थोड़ा थोड़ा आपको रिमाइंड कराते हुए चलते हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे इसको पहचाने, क्या है नहीं है, तो इसको संधि को पहचानने का तरीका कहते हैं संधि। 2 वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे सुरेंद्र, आप लिखते हैं सुरेंद्र, इसमें क्या है, सूर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। अब देखिए यहाँ पे वहीं पे अगर विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय, तो क्या है, विद्या प्लस आलय। ये देखिए ये संधि है, ये शब्द है, इसका देखिए संधि विच्छेद है। इसको संधि को 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। थोड़ा सा हम अच्छा चलिए यहाँ पे बताते हैं। बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब इस 3 संधि के बारे में हमको पढ़ना है। संधि को 3 भागों में रखा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये जो स्वर संधि है, ये
इसको एक्चुअली इसका भी कुछ भाग, इसका भी, इसको 5 भेद में बांटा गया है। स्वर संधि का मेल होने से जो विकार पैदा होता है, स्वर के साथ कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में कहता है स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया। अब थोड़ा सा जगह कम है, अच्छा चलिए वही देखते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा आयादी संधि। अब हम आते हैं दीर्घ संधि। पहला यह दीर्घ संधि, दूसरा चलिए दीर्घ संधि। तो कहते हैं कि दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के साथ मिलने से उनके स्थान में स्वर्ण, उसके स्थान में स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। जिस वर्णों का संयोग चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व का या ह्रस्व प्लस दीर्घ का हो, दीर्घ संधि कहलाते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं गुण संधि। ये गुण संधि कहते हैं जब अ अथवा आ से कोई ई या दीर्घ ही या ऊ या दुर्ग हो या ऋषि की संधि होती है तो उसे क्रमशः ए ओ और अर विकार उत्पन्न होता है। ये देखिए यहाँ से ये उदाहरण में देखिए ओ प्लस आ इक्वल टू बहुत घिचपिट हो गया, रुकिए। देखिए गुण संधि में क्या उदाहरण देखिए ओ आ प्लस ऊ दुर्गऊ ये देखिए ये अर में हो जाते हैं, यही गुण संधि। अब देखिए नेक्स्ट वन इज है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि जब अ या आ के आगे, देखिए क्या कहता है, जब अ या आ के आगे, इसके आगे ए या ऐ आ जाए, ए या ऐ लग जाता है तो दोनों को ए ही कहते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में इसको सबको ऐ ही बोला जाता है। ऐ ही इसी प्रकार और जो बोला जाता है इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। आगे हम चलते हैं यन संधि। यन संधि, यन संधि में कहता है जब हर्षई दुर्गही ऊ या दुर्गहो या ऋषि के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः वह, देखिए यहाँ पे ये हर्षई, ये दुर्गही, हर्षऊ या दुर्गहु के सामने कोई अन्य शब्द आता है तो वो कैसा बन जाता है, तो ये बन जाएगा यो हलंत, व हलंत, ये रो हलंत, लो हलंत, ये जो बन जाता है, ये जो परिवर्तित होता है शब्द, यही यन संधि है। आगे चलते हैं चौथा नंबर, पांचवा नंबर चलते हैं आयादी संधि। आयादी संधि
अब देखिए अयादी संधि में क्या कहता है। अयादी से जब ए औ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए या आई एक जगह आई एक जगह आई ओ का औ जो हो जाता है वही अयादी संधि है। अब देखिए क्या कहता है, ए आई ओ और ये आओ। इसमें क्या कहता है कि इसके बाद कोई भिन्न स्वर जब आ जाए तो ये एक जगह आई हो जाता है और इस आई के जगह आय हो जाता है, इसके जगह अब हो जाता है और इसके जगह आओ हो जाता है। यही अयादी संधि है। इस प्रकार से अगर कहीं कोई लिखा हुआ मिले तो इसे पहचानने के लिए अगर कहे तो ये अयादी संधि के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे अब चलते हैं समास पे। नेक्स्ट टॉपिक समास। समास कहता है दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द अथवा कारक चिन्हों का लेप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बने शब्द को समासिक पद भी कहा जाता है या समासिक पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समास के भी 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास। अब इसको देखिए, इसको लिखते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास के पूर्व पद अव्यय हो या अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए यथास्थान। यथास्थान इसमें क्या है, यथा जो है यहाँ पे देखिए यथा और स्थान दोनों है। ये यथा जो स्थान के अनुसार है, आजीवन जीवन भर के लिए। ये देखिए स्थान के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द और क्या आता है, जीवन भर। इसमें भी देखिए क्या है, ये जीवन भर। दूसरा चलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस शब्द में पूर्व पद गौण या उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप हो जाता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के भी
6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष। तो चलिए, ये तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को अगर हम समझते हैं तो यदि यहाँ पे को का लोप हो जाता है, जैसे मतदाता, मतदाता, मत को देने वाला। अब अगर कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि ये मतदाता कौन से समास के अंतर्गत आते हैं, ये कर्म तत्पुरुष समास का तत्पुरुष में आते हैं। अब देखिए करण तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में कहता है जहाँ करण कारक का चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए कैसे लोप हो जाता है। जन्मजात। अब इसमें देखिए जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न, मुंह मांगा, मुंह से मांगा हो। इसमें से देखिए करण कारक का शेष सब गायब हो रहा है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे कारक का चिन्ह लोप हो जाता है, जैसे हथकड़ी। अब इसमें क्या है, हाथ का कड़ी। इसमें देखिए या हाथ के लिए कड़ी, दोनों सेंटेंस लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए के लिए जो है यह चिन्ह विलुप्त हो गया। आगे चलते हैं अपादान तत्पुरुष। चौथा अपादान, अपादान तत्पुरुष। इसमें कहता है कि अपादान तत्पुरुष में जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे धनहीन, धनहीन। ये क्या है, धन से हीन, धनहीन हो गया। पांचवा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष कहता है जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे प्रेम सागर, प्रेम सागर। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्रेम का सागर। यहाँ से ये जो शब्द है लुप्त हो जाता है यहाँ पे। अब ये छठा आते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के बारे में इसमें देखिए क्या रहा है कि जहाँ अधिकरण का कारक का चिन्ह लोप हो जाता है, जैसे नीति निपुण, नीति निपुण। इसमें इसका अगर पूरा आ जाते हैं तो क्या हो, तो नीति में निपुण। नीति में निपुण, ये अधिकरण तत्पुरुष में आते हैं। अब तीसरा चलते हैं कर्मधारय समास की ओर। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे समझ में आपको आराम से आ गया होगा।
समास का ये तीसरा भेद, तीसरा प्रकार कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। आप देखिए, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे काली मिर्च, काली मिर्च। अब यहाँ पे मिर्च तो है, लेकिन कौन सा है? ये मिर्च काली है। इसको क्या लिख सकते हैं? काली है जो मिर्च, वही काली मिर्च है। काली है जो मिर्च, वही काली मिर्च है। नील कमल, नीला है जो कमल, ये सब कर्मधारय समास में आते हैं। चौथा हम आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते हैं जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संतोषजनक शब्द का लोप हो जाता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब जैसे माता पिता, यहाँ पे उदाहरण देखिए, माता पिता, इसको क्या लिख सकते हैं? माता और पिता, माता और पिता। दो के दोनों यहाँ देखिए स्वतंत्र है, ये विलुप्त हो गया। यहीं पे इस प्रकार से जो है राधा कृष्ण, भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास में आते हैं। पांचवा आता है द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, वो द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, नवरत्न, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 रत्नों का समूह लिख सकते हैं। इसमें कितने रत्न मिला हुआ? 9 गो रत्न मिला हुआ। 9 रत्नों का समूह, ये द्विगु समास के अंतर्गत इसी प्रकार से आता है। अब छठा हम चलते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये कंपटीशन है। कंपटीशन में हमें स्कूल में पास होने के जैसा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ हमें उसे पहचानेंगे, हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसे माइंड में रखेंगे कि ये समास इनसे अंतर्गत, ये टॉपिक इससे और ये टॉपिक इसके अंदर। इस टॉपिक से अगर पूछ रहा है तो उसका कैसे पहचान करेंगे, इसका कैसे पहचान करेंगे, बस इतना ही पढ़ना है और कहीं कुछ इसमें ज़्यादा नहीं लेना। एग्जाम जो स्कूल में पढ़ते थे उस प्रकार से अगर हम ग्रामर पढ़ेंगे या हिंदी पैराग्राफी को पढ़ेंगे इसका थ्योरी, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत लेंदी भी पढ़ना पड़ेगा और टाइम भी वेस्ट होगा और एग्जामिनेशन हॉल में उतना यूज भी उसका नहीं है। अब देखिए बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, जिस समास के दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ में क्या है? नीला कंठ, चर्चा क्या है? नीला रंग का है और कंठ का, तो क्या है? नीला कंठ है जिनका, नीला कंठ है जिनका। यहाँ से देखिए इस दोनों के शब्दों के मेल से एक नया चीज उत्पन्न हो गया।
नीलाकंठ है जिनका, ये जिनका कौन है यहाँ पे? शिव जी, यानी महादेव। वही एक संसार में है जो पूरे ब्रह्मांड में जिनका कंठ नीला है। ये बहुब्री समास के अंतर्गत गाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, यानी कि गणेश जी का यहाँ पे बोध हो रहा है। अब आगे चलते हैं उपसर्ग। आगे का टॉपिक ये समास खत्म हुआ, अब उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़ने वाले या आविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हार के पहले अगर प्र लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बन जाता है। हारना दूसरा चीज़ है और प्रहार करना दूसरा चीज़ है, तो ये एक नया शब्द बन जाता है। हार मतलब युद्ध था, उसमें हार गया। प्रहार मतलब मारना, उस पर हमला करना हो गया। तो दोनों शब्द का मीनिंग ही बदल। तो उपसर्ग मतलब किसी ऐसे शब्द, किसी शब्द में उपसर्ग आगे से उसके पहले को उपसर्ग लग जाके शब्द का मीनिंग है बदल देना। हालांकि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए गए थे। पहला संस्कृत के उपसर्ग जिसको तत्सम कहते हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग जिसको तद्भव कहते हैं, और तीसरा आगत उपसर्ग जो कि गण विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए और मुख्यतः उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ये सब हिंदी भाषा में जोड़ दिया गया। जो उसी में बोला जाता है उसी भाषा में इसको रखा गया है। तो ये उपसर्ग इसी प्रकार से हैं और इसका उपसर्ग को आप देख भी सकते हैं, समय के साथ ये बदलता हुआ भी चला गया है। इसको थोड़ा सा आपको याद करने की जो ज़रूरत है। इस शब्दों को थोड़ा सा आप देख लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको समझ में आएंगे। आगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द आपने शुरू में भी पढ़े होंगे और अभी भी आपने देखे ही होंगे कि पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब समान, यानी एक ही शब्द के विभिन्न शब्द बनाना, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जो प्रति शब्द जो होते हैं या समानार्थक शब्द जो होता है उसको बनाना। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं अंक। अब अंक को क्या लिख सकते हैं? संख्या। और क्या लिख सकते हैं? क्रमांक, गिनती। ये सब ये पर्यायवाची शब्द में, इसके समानांतर शब्द जो लिखते हैं वो पर्यायवाची शब्द में आते हैं। इसको आपको बुक में देखकर खुद ही याद करने की ज़रूरत है। इसको कुछ भी ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब एक शब्द आएंगे आपको विलोमार्थक शब्द। विलोमार्थक शब्द यानी जस्ट उल्टा, यानी इसके विपरीत दिशा में। जैसे अतरंग, इसका विपरीत अगर हम सोचते हैं तो क्या हो जाएगा? बहिरंग। ये भी आपको एग्जामिनेशन हॉल के लिए याद करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा बुक देख लेने से आपके लिए सुविधाएं हो जाएगी उसमें। अब आगे यहाँ पे इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। अगला टॉपिक हम अनसीन प्रोज यानी अपठित गद्यांश के बारे में चलेंगे। उसमें थोड़ा सा उसी के बारे में हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल के साथ थोड़ा सा जुड़ते चलें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।